सो ही एवरीवन, जरा सोचिए, आप और आपका एक दोस्त एक कार में बैठे हुए हैं। आप कार को ड्राइव कर रहे हैं एक सुनसान सड़क पर, और उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ना ही कोई दूसरी गाड़ी, ना ही कोई राह चलता हुआ व्यक्ति। आप उस सुनसान सड़क पर अकेले हैं आपके दोस्त के साथ। अगर उस सुनसान सड़क पर कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक भयानक और डरावना जंगल, और उसी जंगल में से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आकर आपको परेशान कर रही हैं। बदकिस्मती से आप उसी रास्ते पर रास्ता भटक जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आखिर आपको कहाँ जाना है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और अंधेरा बढ़ता रहता है, और जैसे ही रात होती है तो आपके साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, और अचानक से आपका दोस्त बहुत ही वियर्ड और क्रीपी हरकतें करने लगता है। तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? आज की कहानी इसी बारे में है, दो दोस्तों के बारे में जिनके साथ ये सब होता है। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये कहानी सुनकर मजा आएगा। अगर आप सभी को कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि भाई बताओ, भूत प्रेत होते हैं या फिर नहीं होते, तो कई सारे लोगों का जवाब होगा कि हाँ भाई, भूत प्रेत होते हैं। और वहीं कुछ लोगों का ये भी जवाब होगा कि नहीं भाई, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और अगर आप उन्हीं लोगों में से हैं जो भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते, तो ये आज की घटना आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर सच में भूत प्रेत होते हैं या फिर नहीं होते। मेरा नाम सौरभ है, और आज मैं आप सभी को मेरे साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं, तकरीबन 3.5 साल पुरानी है, और आज भी जब मैं इस घटना के बारे में किसी को बताता हूँ तो न जाने क्यों मेरे रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तकरीबन ये उस रात की बात है जब मैं बेड पर बैठकर आराम कर रहा था। तकरीबन 10 बज गए थे, तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा तो कॉल अननोन नंबर से था। मैंने कॉल पिकअप किया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो सौरभ, कैसा है भाई? बड़े दिन हो गए यार, बात वगैरह नहीं हुई, कहीं मुझे बोल तो नहीं गया? मैंने जब ये सामने से आवाज़ सुनी तब मैंने कहा, कौन हो भाई, नाम क्या है तुम्हारा? जब ये बात मैंने कही तो सामने से आवाज़ आई, हाँ हाँ, अब क्यों पहचानेगा, आप तो काफ़ी बड़ा आदमी बन गया है, बहुत सारे पैसे कमा रहा है, कामयाब हो गया है, तो अब पुराने गरीब दोस्तों को तो भूल ही जाएगा। जब ये बात मुझे सामने से सुनाई दी तब मैंने याद करने की कोशिश करी कि आखिर ये कौन है जो मुझे ऐसे बोल रहा है। तब मुझे याद आया कि ये मेरा पुराना दोस्त ऋतिक है, जिससे तकरीबन 3-4 साल से मेरी कोई बात नहीं हुई है। और मैंने कहा, अरे भाई, ऋतिक बोल रहे हो क्या? तो सामने से आवाज़ आई, हाँ भाई, मैं ऋतिक बोल रहा हूँ, बड़ी जल्दी पहचान लिया। मुझे तो लगा था कि जैसे ही मैं हेलो बोलूँगा तो तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़ा आदमी बनने के बाद लोग गरीब इंसान को भूल ही जाते हैं। ये बात सुनते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, और मैंने कहा, अरे भाई, तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे, 4 साल हो गए तुमसे कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने बहुत बार तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया, बट कभी भी तुम्हारा कॉल नहीं लगा। जब ये बात मेरे दोस्त ऋतिक ने सुनी तब उसने कहा, अरे भाई, उठाऊं कैसे, मेरा फ़ोन जो था वो कब का चोरी हो चुका है। उसके बाद मुझे नया फ़ोन और नई सिम लेनी पड़ी, और भी कई सारी लाइफ में प्रॉब्लम थी, मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे। इसी चक्कर में मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, बस अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा रहा। खैर, अभी मैं तुझे इमोशनल करने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत ही अर्जेंट बात है जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, अरे ये सब छोड़िए, बता अंकल कैसे एक्सपायर हो गए? फिर मेरे दोस्त ने कहा, सारी बातें तू फ़ोन पर ही करेगा या मिलेगा भी? मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी शादी है और तुझे आना है, समझा? किसी भी हालत में तुझे मेरी शादी में आना है। तब मैंने कहा, क्या तूने शादी फिक्स कर दी?
अरे वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बता, कहाँ पर है शादी? गांव में कर रहा है या फिर यहाँ पर दिल्ली में? तो मेरे दोस्त ऋतिक ने कहा, अरे भाई दिल्ली वगैरह में मैं नहीं कर रहा, जानता है ना मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे गांव में ही शादी करना सही लग रहा है। तो तुझे गांव आना पड़ेगा, मैं तुझे मैरिज लोकेशन भेज दूंगा, तो प्लीज़ तू टाइम से आ जाना, मैं तेरा बहुत इंतज़ार करूंगा, ठीक है? जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं ज़रूर तुम्हारी शादी में आऊँगा और खूब नाचूंगा, ठीक है? चलो अब सुबह बात करते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। उसके बाद क्या था, मैंने फ़ोन रख दिया और मैं बस लेटे लेटे सोचने लगा कि समय कितनी जल्दी आगे बढ़ जाता है। जिन दोस्तों के साथ कभी हम उछलते थे, कूदते थे, मौज मस्ती करते थे, उन्हीं दोस्तों की शादी हो रही है। हम कितने ज़्यादा बड़े हो गए। यही सब बातें सोचते सोचते मैं सो गया। और अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकला और मेट्रो में पहुंचा, तब एक और चमत्कार हुआ। मैंने देखा कि मेरा एक और पुराना दोस्त, जो कि ऋतिक का भी दोस्त था, वो मेट्रो में सफ़र कर रहा था। और मैंने आवाज़ लगाई, भाई भाई इधर 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 देखना ज़रा। उसके बाद क्या था, उसने मेरी तरफ देखा और हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उसने मेरी तरफ उंगली करके कहा, सौरभ। उसके बाद मैंने भी कहा, हाँ भाई शांतनु, कैसा है, पहचान लिया मुझे? उसके बाद क्या था, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि हम भी काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। उसके बाद क्या था, हमारे बीच ढेर सारी बातें होनी शुरू हो गई और बातों ही बातों में मैंने कहा, अरे भाई तुझे पता है ऋतिक की शादी हो रही है और उसने मुझे बुलाया भी है। शांतनु ने कहा, क्या ऋतिक शादी कर रहा है? अरे यार उसने तो मुझे बताया भी नहीं। खैर शायद वो नहीं चाहता कि मैं उसकी शादी में जाऊं। फिर क्या था, मैंने कहा, अरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझसे बता रहा था कि उसका फ़ोन चोरी हो गया था, तो उसे नया फ़ोन खरीदना पड़ा और साथ ही साथ न्यू सिम कार्ड भी खरीदनी पड़ी। तो हो सकता है उसके पास तेरा नंबर ना हो, इसलिए वो तुझे कॉल नहीं कर पाया हो। मुझे तो पक्का यकीन है अगर उसके पास तेरा नंबर होता तो वो तुझे भी कॉल करता। अब क्या कहता है, तू भी चलेगा उसकी शादी में? बहुत मज़ा आएगा। शांतनु और मैं ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और मैंने देखा कि ऋतिक का मैसेज था। उसने मुझे मैरिज हॉल की लोकेशन भेजी थी और वहीं पर शादी होनी थी। उसके बाद मैंने टेक्स्ट किया, देख भाई मुझे कौन मिला। उसके बाद मैंने शांतनु के साथ एक सेल्फी क्लिक की और चैट पर सेंड कर दी। जैसे ही ऋतिक ने देखा तो वो हैरान रह गया और उसने मुझे कॉल किया। कॉल करते ही उसने कहा, अरे ये तो शांतनु है ना? अरे यार इसका नंबर भी मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे मिला ही नहीं। सोशल मीडिया वगैरह मैंने हर जगह छान मारा लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। थैंक गॉड, मुझे तो ये किसी चमत्कार से कम लग ही नहीं रहा है। अब तुम दोनों मेरी शादी में ज़रूर आना। उसके बाद क्या था, शांतनु ने जब ये बात सुनी तब वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम तेरी शादी में ज़रूर आएंगे। उसके बाद नॉर्मली बातें करते करते बस वीडियो कॉल को हमने रख दिया और शांतनु अपने ऑफिस के लिए निकल गया, मैं अपने ऑफिस के लिए। धीरे धीरे दिन बीते और शांतनु ऋतिक से मेरी रेगुलर बात हो रही थी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे मेरी और शांतनु की एक्साइटमेंट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। शादी में कुछ ही दिन बचे थे और शांतनु का मेरे पास कॉल आया। शांतनु ने मुझसे कहा, और भाई क्या प्लान है, शादी में चलना है ना? उसके बाद मैंने कहा, अरे नो डाउट, अपने यार की शादी है यार, पक्के वाले, क्यों नहीं जाएंगे? अगर हम नहीं गए तो थू है हमारी दोस्ती पर। उसके बाद शांतनु ने कहा, अरे वो तो जाएंगे ही यार, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरे पास एक आइडिया है, बोल अगर तुझे एक्सेप्ट हो तो। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, आइडिया? कैसा आइडिया है भाई? शांतनु ने कहा, भाई देख, हम ऋतिक के पक्के दोस्त हैं और ऋतिक के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन उसने एक बार भी कभी हमसे इस बारे में डिस्कस नहीं किया, तो मैंने सोचा है कि हम उसे सज़ा देंगे। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने कहा, सज़ा? अबे पागल है क्या? उसकी शादी है, उसकी शादी में तू उसे सज़ा देगा? ये तो बहुत अजीब बात हो जाएगी। फिर शांतनु ने कहा, अरे मेरी बात तो सुन, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं ना, हम मना कर देते हैं, हम कोई ना कोई बहाना लगाकर ऋतिक से कह देते हैं कि हम उसकी शादी में नहीं आ पाएंगे।
और ये बोलने के बाद जब वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएगा तब हम उसे सरप्राइज देंगे उसकी शादी में पहुंचकर। और वैसे भी तेरे पास लोकेशन तो आ ही गई है, तो हमें बस कार निकाल कर बस पहुंच जाना है लोकेशन पर। उसके बाद क्या था? मैंने कहा, हाँ आइडिया तो अच्छा है, मेरे पास लोकेशन आ गई है। गूगल मैप्स पर तकरीबन 6 घंटे का रास्ता है यहाँ से लेकर उत्तराखंड का, और हो जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया प्लान है, करते हैं मज़ा आएगा। बहुत दिन हो गए मौज मस्ती भी नहीं करी हमने, इसी बहाने मौज मस्ती भी हो जाएगी। फिर क्या था, जैसे जैसे शादी के दिन पास आए तब मैंने रात को ऋतिक को कॉल किया और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आवाज़ में कहा, हेलो ऋतिक, हम तेरी शादी में नहीं आ पाएंगे यार। एक बहुत ही बुरी खबर है, शांतनु का ना एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका पैर जो है पूरा फ्रैक्चर हो गया है। वो अब कहीं आने जाने की हालत में नहीं है, और उसने मुझसे कहा है कि मैं उसका ख्याल रखूं। तेरा तो खुशी का मौका है, तेरे पास खुशी में कई सारे लोग हैं, बट अब शांतनु का कोई नहीं है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, माफ़ करिए भाई। जैसे ये बात ऋतिक ने सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और वही लड़ाई झगड़े होने लगे। लेकिन उसके बाद क्या था, हमें पता ही था कि ऋतिक भले ही गुस्सा हो जाए, लेकिन जब हम उसकी शादी में उसे सरप्राइज देंगे तो उसका सारा गुस्सा उड़नछू हो जाएगा। फाइनली वो दिन आ गया जब ऋतिक की शादी थी। उस दिन शांतनु ने अपनी कार निकाली और फैसला किया कि वो ड्राइव करेगा और मैं उससे मैप की लोकेशन बताता रहूँगा और साथ ही साथ बारी बारी स्विच करते रहेंगे। यही हमने डिसाइड किया था। सबसे पहले शांतनु बैठा, उसने कार को ड्राइव किया। दिल्ली से हम निकल गए उत्तराखंड के लिए और बीच में हम बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे, ये सोच रहे थे कि जब हमें ऋतिक अचानक से अपनी शादी में देखेगा तो उसके क्या एक्सप्रेशन होंगे। और यही सारी मस्ती मजाक वाली बातें करते करते कब 6 घंटे का रास्ता बीत गया तो मुझे पता ही नहीं चला, ना ही शांतनु को पता चला। हम उत्तराखंड के अंदर घुस गए और जैसे ही हम उत्तराखंड के अंदर घुसे तब वहाँ पहाड़ी वाले रास्तों को देखकर हम थोड़ा सा घबरा गए कि आखिर ये हम कहाँ पर आ गए, क्योंकि वहाँ पर हर जगह सिर्फ जंगल ही जंगल वाले इलाके नजर आ रहे थे और पहाड़ी वाले रास्ते भी बहुत ज़्यादा थे। शांतनु ने मुझसे कहा, देख भाई, आ गए हैं हमारे प्यारे दोस्त ऋतिक के गांव में, उत्तराखंड में। अब जरा मैप देख, मैप में लोकेशन डाल और चेक कर कि हमें कहाँ जाना है। उसके बाद क्या था, जो ऋतिक ने लोकेशन भेजी थी मैंने वो गूगल मैप पे ऑन करी और जैसे जैसे वो डायरेक्शन बता रहा था वैसे वैसे कार ड्राइव हो रही थी। तभी एक सुनसान सड़क पर तभी शांतनु ने मुझसे कहा, अरे यार, ड्राइव करते करते मेरी तो हालत खराब हो गई है यार। सौरभ, तू थोड़ा सा देख ले यार, तू थोड़ा ड्राइव कर ले। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, चल ठीक है, वैसे भी तुझे काफ़ी देर हो गई है ड्राइव करते हुए, मैं ड्राइव करता हूँ। हमने ड्राइविंग को स्विच कर दिया, मैं ड्राइव करने लगा और शांतनु बहुत ज़्यादा थक गया था। उसने मुझसे कहा, ये देख भाई, लोकेशन साफ तुझे नज़र आ रही है, जैसे जैसे ये बताए वैसे वैसे ले चल, और मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। शांतनु ने बहुत ज़्यादा ड्राइव किया था क्योंकि मैंने बीच में ज़्यादा बार स्विच नहीं किया। शांतनु थकान की वजह से बार बार नींद की झपकियाँ ले रहा था और मैंने भी सोचा कि चलो सोने दो, बहुत ज़्यादा थक गया है बेचारा ड्राइव करते करते। और ऐसे ही वो सो गया। एक सुनसान सड़क से हम होकर गुजर रहे थे जो एकदम पहाड़ी वाला रास्ता था और अचानक से आसमान में बादल आने लगे और अचानक से बिजली भी चमकने लगी। धीरे धीरे देखते ही देखते मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। हम बस ड्राइव करते करते यही सोच रहे थे कि कब हम मैरिज हॉल तक पहुंचेंगे। तकरीबन 45 मिनट का रास्ता बचा था और मैं ड्राइव करते हुए जा रहा था। शांतनु सोया हुआ था, खराब मौसम था और पहाड़ी वाला रास्ता था। मीडियम बारिश भी हो रही थी और तभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी। रास्ते पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया है और ये बेचारी यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं ऐसे ही गाड़ी को साइड में लेके आगे निकल जाऊंगा तो हो सकता है कि पीछे आने वाली कोई गाड़ी इन्हें कुचल दे
और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और शांतनु जो था वो बहुत ज़्यादा नींद में था, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चला। मैं तुरंत बाहर निकला। मैंने देखा कि वो एकदम बेसुध पड़ी हुई है। मैंने कहा, अम्मा 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 उठिए, अम्मा उठिए, यहाँ पर गाड़ी वाला मार देगा। अम्मा उठिए, आप ठीक तो है? अम्मा आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? अम्मा। उसके बाद क्या था, मैंने उन्हें उठाने की कोशिश करी लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। जब मेरे कई बार कोशिश करने के बाद भी अम्मा को होश नहीं आया, तब मैं समझ गया कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तुरंत ज़रूरत है। और मैंने उस अम्मा को उठाने की कोशिश करी, लेकिन न जाने क्यों मेरी सारी ताकत जो थी वो उन अम्मा को उठाने में नाकामयाब साबित हो रही थी। वैसे तो मेरा वेट तकरीबन 90 किलो है और उन अम्मा का वेट मुश्किल से 40-50 किलो होगा, लेकिन फिर भी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं उन्हें उठाने में असक्षम था। उसके बाद मैंने मजबूरी में शांतनु की नींद खराब करी। मैंने कहा, शांतनु शांतनु उठ भाई, उठ जरा, इमरजेंसी हो गई है। ये अम्मा देख कब से बेहोश पड़ी हुई है रोड पर, पता नहीं इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन मुझसे अकेले से नहीं उठ रही है, जल्दी आ। उसके बाद शांतनु ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसने मुझसे कहा, क्या कर रहा है वहाँ बीच सड़क पर? अबे जल्दी चल, वैसे इतनी रात हो गई है, चल जल्दी, हमें पहुँचना है वहाँ पर, शादी में, ऋतिक की शादी में। जब ये बात शांतनु ने कही तब मैंने कहा, यार तू कैसी बातें कर रहा है? ये बुजुर्ग अम्मा यहाँ पर ऐसे असहाय पड़ी हुई हैं और तुझे शादी में जाना है। शादी में ना तो हम पहुंच ही जाएंगे जैसे तैसे, लेकिन इन अम्मा को हॉस्पिटल भी तो पहुंचाना जरूरी है। उसके बाद शांतनु जो था वो कार से उतरा और मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने मुझसे कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? आधा घंटा तूने कार क्या ड्राइव करी, तुझे उल्टी सीधी चीजें नजर आ रही हैं? नशा वशा करने लगा है? कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है, समझा? ध्यान से खोल आंखें अपनी, होश में आ, कोई नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जब मैंने रोड पर देखा तो सच में वहां पर कोई नहीं था और ये देखकर मैं ऊपर से नीचे तक कांप गया। मेरे शरीर का एक एक रोआं खड़ा हो गया और मेरा दिमाग ये सोचने में सिर्फ खो सा गया कि अगर सच में यहाँ पर कोई नहीं है तो आखिर मैं कौन सी अम्मा को इतनी देर से उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से बारिश जो थी वो जोर से होने लगी और शांतनु ने कहा, अरे यार तेरे चक्कर में मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, चल अब जल्दी। उसके बाद क्या था, मेरा दिमाग फ्रीज हो चुका था और मैंने शांतनु से कहा, भाई तू ड्राइव कर, मेरा दिमाग फ्रीज हो चुका है। मैंने सच में यार एक बूढ़ी अम्मा को यहाँ लेटे हुए देखा था और तू कह रहा है यहाँ पर कोई नहीं है। तो उसके बाद शांतनु ने मुझसे कहा, तो तूने देखा था तो अब कहाँ पर है वो अम्मा? बता, कहीं गायब हो गई हैं या धरती खा गई या आसमान निकल गया? बता भाई। मेरे पास शांतनु के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और हमारे पास समय भी बहुत कम बचा था। तकरीबन शाम के 6 बज गए थे और अंधेरा होने वाला था। हमें जैसे तैसे करके 9-9:30 तक तो पहुंचना ही था मैरिज हॉल में। उसके बाद शांतनु ने एक बार फिर से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को ड्राइव करना शुरू किया और मैं बगल वाली सीट पर बैठा बैठा बस उसी हादसे के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो बूढ़ी अम्मा कौन थी और मुझे क्यों नजर आई। दिन के समय तो उत्तराखंड की वो सड़कें, वो पहाड़ों वाली रोड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे 6 के 7 बजे तो वहाँ का जो माहौल था वो एकदम बदल गया। ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी हॉरर मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ जो उस डरावनी सी जगह पर रहता है। धीरे धीरे वहाँ की खूबसूरती एक डरावनी जगह में बदलने लगी और वहाँ की रोडें भी बहुत ज़्यादा डरावनी होने लगी। जिस रोड पर मैं और शांतनु थे वो रोड तो पूरा सुनसान पड़ा हुआ था और दूर दूर तक सिर्फ हमें जंगल नज़र आ रहा था और बीचों बीच रोड जाती हुई नज़र आ रही थी। उस माहौल में कार को ड्राइव करना एक अलग ही चुनौती थी और हमारे पास समय वैसे ही बहुत कम था। उसके बाद जब आधे रास्ते में शांतनु ने कहा, भाई अब मैं थोड़ा सा हल्का होकर आता हूँ। जैसे ये बात शांतनु ने कही तो मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई। चारों तरफ सिर्फ जंगल था और सीधी रोड जा रही थी और मौसम भी खराब था। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। मैंने कहा, अरे भाई
पागल हो गया है क्या? यहाँ पर करेगा? यहाँ पर रहने दे, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। क्या पता कोई जंगली जानवर वगैरह हो। मैंने सुना है कि उत्तराखंड की ऐसे सड़कों पर बाघ वगैरह भी रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा जब हम वहाँ मैरिज हॉल में पहुँच जाएंगे तब वहाँ पर कर लियो। शांतनु ने मुझसे कहा, अरे यार, पता नहीं तूने उस सड़क पर क्या देख लिया है, तुझे बहुत डर लगने लगा है। पागल है क्या? मैं कौन सा 10 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, यहीं पास के पेड़ पर करके आता हूँ, चिंता मत कर। ये कहकर शांतनु जो था वो निकला और एक पेड़ के पास जाकर वहीं पर हल्का होने लगा। मेरी नज़र शांतनु से हट नहीं रही थी, क्योंकि मैं सच बताऊं तो उन अम्मा को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं बिल्कुल भी अकेला उस डरावनी सड़क पर नहीं रहना चाहता था। मेरा दोस्त पेड़ पर हल्का हो रहा था और उसके बाद 2 मिनट बीत गए। मुझे लगा कि चलो अब मेरा दोस्त वापस आएगा। फिर 5 मिनट बीत गया और मैंने कहा, अरे भाई, वहीं पर खड़े खड़े तू मूर्ति बन गया है क्या? जल्दी वापस आना, कार ड्राइव कर, निकल यहाँ से, कब तक टाइम लगाएगा? उसके बाद क्या था, जब मैंने ये बात बोली तब शांतनु ने कोई जवाब नहीं दिया और मैं हैरान हो गया कि आखिर ये कौन सा ऐसा हल्का हो रहा है जिसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं। मैं तुरंत कार से बाहर निकला। मुझे डर लग रहा था। मैं धीरे धीरे चलते हुए पेड़ के पास गया और जैसे ही मैंने शांतनु के कंधे पर हाथ रखा तो उसने मुझे चिल्लाते हुए दूर भगा दिया। उसने मुझसे कहा, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, और वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। मैंने शांतनु की आंखें देखी तो उसकी आंखें जो थीं, जो सफ़ेद कलर की होती हैं, वो पूरी काली हो गई और वो अचानक से ही मुझ पर पागलों की तरह चिल्लाते हुए जंगल में कहीं भाग गया और मैं ये सब देखता रह गया। मेरी आंखें जो थी वो ऐसा लग रहा था मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज तक मैंने कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं था। मैं उस डरावने से रास्ते पर, जहां आसपास सिर्फ जंगल ही है, वहां पर खराब मौसम में कार के पास खड़ा था और अपने दोस्त को जंगल में भागते हुए देख रहा था और मेरा दिमाग कुछ भी एक्शन लेने के लिए प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। जब मुझ में थोड़ी सी समझ आई तो मैं भी चिल्लाता हुआ अपने दोस्त के पीछे पीछे भागा, क्योंकि मैं समझ गया था कि उसके ऊपर कोई चीज हावी हो चुकी है। जब मैं अपने दोस्त का पीछा करते हुए 5 मिनट तक उस जंगल के अंदर घुसा, तब मैंने देखा कि मेरा दोस्त एक बहुत ही घने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने अपना चेहरा जो था वो दूसरी साइड किया हुआ था और वो रो रहा था। ये सब देखकर मेरा दिमाग जो था वो बस यही सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कहीं मैं कोई डरावना सपना तो नहीं देख रहा जो अभी बस थोड़ी देर में टूट जाएगा, और अगर ये सपना है तो भगवान करे जल्दी से जल्दी टूटे, क्योंकि मेरी जो बर्दाश्त की हद थी वो पार होते जा रही थी। उसके बाद मैंने अपने दोस्त शांतनु से कहा, शांतनु, शांतनु, तो ठीक तो है भाई? ये तू क्या कर रहा है यहाँ पर? हमें ऋतिक की शादी में जाना है। हमें ऋतिक की शादी में जाना था ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाई, वापस चल, वापस चल। उसके बाद मैं जैसे ही शांतनु के पास पहुंचा तो उसने मुझे देखकर घूरना शुरू कर दिया और उसने मुझसे कहा, मैंने कहा था ना, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, वरना मार दूंगा जान से। भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। मेरे दोस्त शांतनु की आवाज बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। अगर वो किसी से भी प्यार से बात करे तो किसी का भी दिल जीत सकता था, लेकिन उस रात, उस समय उसकी जो आवाज थी वो किसी राक्षस की तरह हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में किसी और का वास हो गया हो। और मुझे जिस चीज पर यकीन नहीं करना था कभी जिंदगी में, उस चीज पर मुझे यकीन करना पड़ा। मैं समझ गया कि मेरे दोस्त पर कोई बुरा साया हावी हो चुका है। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बहुत समझाने की कोशिश करी, उसे होश में लाने की कोशिश करी, लेकिन उसने बदले में कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे पागलों की तरह घूरता रहा। मुझे किसी की मदद की सख्त जरूरत थी।
लेकिन भला उस डरावने से भयानक जंगल में मैं किसकी मदद लेता। मैं बस वहां पर बेबस, मजबूर, असहाय अपने दोस्त को अजीब हरकतें करते हुए देख रहा था। कभी वो अपने कपड़े फाड़ दे और कभी पेड़ को ही काटने लगे। ऐसी पागलों जैसी हरकतें करते हुए मैंने अपने दोस्त शांतनु को पहली बार देखा था। और उसके बाद मेरे दिमाग में न जाने कहां से आइडिया आया। ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन निकालने के बाद मैंने जो मुझे समझ आया वही किया। मैंने हनुमान चालीसा को प्ले किया और आवाज़ को फुल कर दिया। हनुमान चालीसा प्ले करते ही मेरा जो दोस्त अभी तक पेड़ के नीचे बैठकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, उसने हनुमान चालीसा सुनते ही मुझ पर पागल कुत्ते की तरह हमला करना शुरू कर दिया और मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। हनुमान चालीसा बस मेरे फ़ोन में प्ले हो रहा था और मेरा दोस्त उस हनुमान चालीसा को बंद करने के लिए मेरे पीछे भाग रहा था। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मैं उस जंगल से बाहर निकला। मैं कार के अंदर बैठ गया। मेरा दोस्त भी पागलों की तरह मेरा पीछा कर रहा था और मैं समझ गया कि अगर मैं अपने दोस्त के हाथ आ गया तब उसके अंदर मौजूद बुरी शक्ति मुझे जान से मार देगी। उसके बाद मुझे बस एक रास्ता और नजर आया। मैंने अपना फ़ोन जो था उसे ब्लूटूथ की मदद से अपने फ़ोन के स्पीकर से कनेक्ट कर दिया और हनुमान चालीसा को बंद कर दिया। हनुमान चालीसा बंद होते ही मेरा जो दोस्त था वो मुझे मारने के लिए आ ही रहा था और जैसे ही वो कार के अंदर बैठा तो मैंने कार के दरवाजे को बंद किया और चारों दरवाज़ों को लॉक करके मैंने कार के स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजा दी। और हनुमान चालीसा बजते ही मेरा दोस्त कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, शीशों को मारने लगा और शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन हनुमान चालीसा सुनते सुनते बस वो चिल्लाता ही रह गया और आखिर में वो बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ मैंने उसे पीछे वाली सीट पर लेटा दिया और मैंने हनुमान चालीसा को रोका नहीं बल्कि उसे नॉन स्टॉप प्ले होने दिया। जब तक मैं उस जंगल से बाहर नहीं निकल गया तब तक हनुमान चालीसा मेरे कार में बजती रही और जब मैं वहाँ मैरिज हॉल की लोकेशन पर पहुँचा तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मेरा दोस्त ऋतिक मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन मेरे पास खुश होने का कोई रीज़न नहीं था। पहली बात तो मैं इतना ज़्यादा डर गया था और दूसरी बात मैं इस बात से घबराया हुआ था कि आखिर शांतनु को कहीं कुछ हो ना जाए। उसके बाद क्या था, ऋतिक ने अपने बड़े बुजुर्गों को बुलाया और उन्होंने कुछ प्रक्रिया वगैरह करी और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें कोई रास्ते में बूढ़ी औरत दिखी थी? जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, हाँ, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखी थी जो रोड पर एकदम अधमरी हालत में बैठी हुई थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश करी लेकिन मैं उसे उठा नहीं पाया। मुझे लगा ये बूढ़ी औरत घायल है और इन्हें मदद की ज़रूरत है, मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन मैंने लाख कोशिश करने के बाद भी इनको उठा नहीं पाया। और उसके बाद जब शांतनु ने देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया और जब मैंने देखा तो मुझे भी ये बूढ़ी औरत कहीं नज़र नहीं आई। बेटा, वो एक छलावा था जो तुम्हें परेशान करने के लिए आया था और उसने तुम्हें अच्छे से परेशान किया। जब मैंने ये बात सुनी तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि रात के समय पहाड़ी इलाकों में और घने जंगलों में ये सब आम बातें होती हैं और तुम बाहर के हो इसलिए तुम्हें संभलने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद वो जो ऋतिक के बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कुछ रिचुअल्स वगैरह किए, कुछ रस्में वगैरह करी, कुछ पूजा पाठ वगैरह करके उन्होंने एक तावीज़ शांतनु के हाथ पर बांधा और मेरे हाथ पर भी बांधा और उन्होंने मुझसे कहा कि इसे निकालना मत, जब तुम उत्तराखंड से बाहर निकल जाओ तब तुम इसे निकाल लेना और जब भी तुम उत्तराखंड आओ तो इसे पहन लेना। उसके बाद कभी भी पहाड़ों में तुम्हें छलावा परेशान नहीं करेगा। उसके बाद धीरे धीरे शांतनु भी ठीक हुआ, उसने अपने होश संभाले और हमने ऋतिक की शादी को एंजॉय किया। लेकिन ये जो ऋतिक की शादी थी ये हमारे लिए ज़िंदगी भर की याद बन चुकी थी। एक ऐसी याद जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा डरे थे, बहुत ही ज़्यादा सहमे थे और हमने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से काम लेकर एक दूसरे को बचाया भी था।